मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी। अच्छा, आप लोगों ने पाठ 2 तक आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। हमने अभी भेजी थी, हमने आपको डॉक्यूमेंट फाइल भेजी थी पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स की। तो आई थिंक आप लोग लिख रहे होंगे या कि फिर आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, आप लोग उसे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। और हमने आपको राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय हमने बहुत अच्छे से आपको कराया था और आप लोग आई थिंक उसको याद कर लिया होगा आप लोगों ने, या कि फिर याद कर रहे होंगे, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हमने आपको बोला था कि बेटा ये यात्रा वृत्तांत है और आप लोगों को ये यात्रा वृत्तांत है, आप लोगों को घर में बैठ के इसे बुक को पढ़ना है। ठीक है, बुक को पढ़ना है। ठीक है, उसके पैराग्राफ को समझना है, पैराग्राफ के अर्थ को समझना है, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है, ताकि मान लीजिए कभी आपको पेपर में उसके पैराग्राफ का अर्थ लिखने के लिए आ जाए तो आपसे बन जाए। और हमने आपको अर्थ बता ही दिया था कि कैसे लिखना है आपको अर्थ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं पाठ 3। ठीक है, पाठ 3 क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, अब उपभोक्तावाद की संस्कृति ये जो पाठ का शीर्षक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? श्यामाचरण दुबे। अब आप लोग बच्चों, अब आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बहुत आसान, एकदम इजी शब्दों में, है ना, बहुत आसान से शब्दों में हम आपको सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। बस अगर आप वीडियो को भी 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं, ध्यान से उसको समझते हैं, तो ये पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, किसको? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये जो पाठ है ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध क्या है पता है आपको? निबंध क्या है? निबंध गद्य की विधाएं हैं। गद्य की विधा है, गद्य की एक विधा है निबंध। गद्य की विधाओं के बारे में हमने आपको बताया था और हमने आपको बोला था कि जब हम गद्य का इतिहास पढ़ाएंगे, पद्य का इतिहास पढ़ाएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास, हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो निबंध होता है कि निबंध, कहानी, नाटक, संस्करण, रिपोर्टाज, उपन्यास, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब गद्य की विधाएं कहलाते हैं। ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये निबंध विधा के अंतर्गत आती है। अच्छा, अब हम श्यामाचरण दुबे के बारे में जानते हैं। तो पहला देखिए, अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके बाद आपको इनका जीवन परिचय अपने आप से लिख लेना, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए हम पहले इनका देखते हैं जन्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 25 जुलाई। हम मेन चीज़ लिखेंगे, 25 जुलाई सन 1922 को। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सन 25 जुलाई सन 1922 को इनका जन्म होता है। याद हो गया? इनका जन्म कब हुआ? 25 जुलाई 1922 को। कहाँ हुआ? एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आपको पूरा लिखना है, इनका जन्म 25 जुलाई 1922 को एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अब जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, है ना, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? गांव के ही विद्यालय में प्राप्त की। ठीक है, और विज्ञान में ऑनर्स इन्होंने क्या किया? विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री इन्होंने ली। किसकी डिग्री ली? ऑनर्स की। ये डिग्री उन्होंने कहाँ से ली? इन्होंने यह डिग्री नागपुर विश्वविद्यालय में, है ना, नागपुर विश्वविद्यालय से ली। ठीक है, और कौन सा विज्ञान था? राजनीति विज्ञान था। किस विज्ञान में ली इन्होंने? राजनीति विज्ञान में। समझ गए बात को? तो इनका जन्म 25 जुलाई सन 1922 में एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय में प्रारंभ की और इन्होंने जो अपनी डिग्री हासिल की, इन्होंने अपनी जो डिग्री राजनीति विज्ञान में हासिल की वो कहाँ से की? नागपुर विश्वविद्यालय से। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, मेन टॉपिक लिख रहे हैं। अब इन मेन टॉपिक को जब आप देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाए कि इसी के बारे में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो ऑनर्स की राजनीति विज्ञान में उन्होंने ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? और कौन सी डिग्री उन्होंने की? पीएचडी की डिग्री की थी, है ना, पीएचडी, है ना। समझ गए बात को? इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय की। ठीक है,
और ये समाजशास्त्री एवं साहित्यकार भी थे, है ना। ये भारत के अग्रणी, है ना, ये भारत के अग्रणी कौन थे? समाजशास्त्री, है ना। क्या थे ये? समाजशास्त्री और साहित्यकार, है ना। शास्त्री और साहित्यकार भी थे, ठीक है। ये भारत के अग्रणी समाजशास्त्री और साहित्यकार भी थे। और ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा, है ना। ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ये क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। देखिए हम मेन चीज़ें लिख रहे हैं, जब आप कॉपी में लिखोगे जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो जन्म, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। राजनीति विज्ञान में ऑनर्स कहाँ से की? नागपुर विश्वविद्यालय से। उन्होंने पीएचडी की उसमें। और ये भारत के अग्रणी समाजशास्त्री और साहित्यकार भी रहे। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, है ना। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, है ना। ये क्या थे? इसके ये कहाँ है? शिमला में है। ये कहाँ है? ये शिमला में है। तो उसके डायरेक्टर थे ये, ठीक है। ये उनके डायरेक्टर भी थे, निदेशक भी थे। क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे तो इनको क्या बनाया गया? चूँकि इन्होंने पीएचडी तो की ही हुई थी तो इन्होंने इनको क्या बनाया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। ये आपको पूरा लिखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के शिमला, है ना। शिमला के ये निदेशक भी रहे, डायरेक्टर भी रहे। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई सन 1996 में, सन 1996 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। और भी उन्होंने बहुत सा कार्य किया साहित्य के क्षेत्र में। हमें क्या करना है? इनके देखिए जीवन परिचय ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता है। आपसे जीवन परिचय में 2 रचनाएं, कला पक्ष और भाव पक्ष पूछा जाएगा। पद्य खंड में 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको पूछा जाएगा गद्य खंड में, ठीक है। तो ये आप जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको क्या कर दिया? बता दिया, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनका जीवन परिचय। एक बार और देख लेना आप, ठीक है। 25 जुलाई 1922 एमपी के बुंदेलखंड में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ से प्राप्त हुई? गांव के ही विद्यालय से। और ये नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? राजनीति विज्ञान में ऑनर्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। और ये भारत के अग्रणी समाजशास्त्री और साहित्यकार भी रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे तथा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के शिमला के इन्होंने क्या रहे? निदेशक भी रहे। और इनकी मृत्यु 1996 में हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी रचनाएँ, है ना। अब हम क्या देखते हैं? इनकी रचनाएँ देखते हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए हमें आपको क्या बताया? रचना। अब देखिए रचनाओं को ध्यान से सुनिए, है ना। हम आपको इतने ईजी तरीके से रचनाएं बताएंगे कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएंगी। देखिए हमने आपको क्या बोला कि ये समाजशास्त्री थे। ये समाजशास्त्री और साहित्यकार भी थे। हमने आपको बताया ना अभी, ये समाजशास्त्री और साहित्यकार भी थे, ठीक है। तो समाजशास्त्री थे मतलब समाज और भविष्य। पहली रचना इनकी क्या हो गई? समाज और भविष्य, ठीक है। समाज और भविष्य, ठीक है। फिर अब ये समाजवादी थे। समाज में कौन रहता है? मानव रहते हैं, ठीक है। तो मानव के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया? समाज और भविष्य ऐसी रचना की। और ये समाज में कौन रहता है? मानव रहते हैं। तो इन्हें क्या हुआ? मानव और संस्कृत, ठीक है। दूसरी रचना इनकी मानव और संस्कृत, ठीक है। समाज और भविष्य, मानव और संस्कृत, ठीक है। और तीसरी भारतीय ग्राम, ठीक है। भारतीय ग्राम, ये इनकी तीसरी रचना हो गई, भारतीय ग्राम। अब ये समाजशास्त्री थे, पता है ना कि ये समाजशास्त्री थे। तो विकास का समाजशास्त्र, है ना, विकास का समाज शास्त्र, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को ना? देखिए ये महान समाजशास्त्री थे। तो मानव व संस्कृति, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम। भाई मानव कहाँ रहता? अधिकतर जो आबादी हो गांव में निवास करती थी उस समय, ठीक है। तो भारतीय ग्राम, भारतीय गांव कैसे हैं? विकास का समाजशास्त्र, ठीक है। फिर
इन्होंने और कौन सी रचनाएं की, इन्होंने और बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख ये हैं, और इसके साथ समय और संस्कृत की भी रचना इन्होंने की। इनकी एक सबसे चर्चित पुस्तक है क्या, समय और संस्कृति। ठीक है, तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। आपको 2 से 3 रचनाएं लिखने के लिए आएंगी, तो आपको लिख देना है समाज और भविष्य, मानव और संस्कृति, भारतीय ग्राम, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ठीक है, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति याद हो जाएगा आराम से। फिर मानव और समाज, विकास का समाज, क्योंकि समाजशास्त्री थे तो समाज और भविष्य, और विकास का समाजशास्त्र, भारतीय ग्राम। ठीक है, इनकी ये क्या हो गई, रचनाएँ हो गई। ठीक है, इनकी एक और प्रमुख रचना है कौन, विशाल भारत। देखिए आप इस तरह से याद रखिए, क्योंकि उस समय जो भारत था, तो भारत की अधिकांश जो आबादी कहाँ निवास करती थी, ग्राम में, तो इन्होंने भारतीय ग्राम की रचना की। ठीक है, और भारत एक बहुत विशाल देश है, तो विशाल भारत की रचना की। ठीक है, विशाल भारत, समझ गए। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी। इन रचनाओं को आपको जिस तरह से हमने समझाया है उस तरह से समझ के आपको पढ़ना है। ठीक है, अब रचनाओं के बाद आती है भाषा शैली। ठीक है, क्या आती है, भाषा शैली। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे इनकी भाषा कैसी है। तो देखो भाई, हम इनकी भाषा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो आपको इन्हें याद करने में बहुत आसानी जाएगी, भाषा शैली। ठीक है, तो भाषा के बारे में, तो भाषा, कोई भी साहित्यकार, कोई भी रचनाकार अपनी रचनाओं में किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है ना, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, ये क्या कहलाती, ये चीज़ें आप किसमें लिखोगे, उनकी भाषा में। और कोई भी साहित्यकार अपनी भाषा का प्रयोग अपने विषय में, अपनी रचनाओं में किस ढंग से करता है, वो उनकी शैली में लिखोगे। समझ गए बात को। तो हम पहले देखते हैं भाषा। अब देखिए, जो ये श्यामाचरण जी थे, ये क्या करते थे, ये क्या करती है, बहुत समाजशास्त्री भी थे, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। और समाज मनुष्य से बन करके बनता है, मिल करके बनता है। और उस समय का जो मनुष्य था वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता था। और ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी थे वो बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे थे। तो उनको एक कैसी भाषा समझ में आती थी, सीधी साधी खड़ी बोली समझ में आती थी। समझ गए बात को। तो श्यामाचरण जी ने कैसी भाषा का प्रयोग किया, सहज। श्यामाचरण जी ने, आप कैसे लिखोगे, श्यामाचरण जी ने अपनी रचनाओं में सहज, है ना, सरल, है ना, खड़ी, सरस, है ना, और खड़ी बोली, सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। समझ गया बात को। भाषा शैली में पहले क्या लिखोगे, हमने जैसा समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि श्यामाचरण जी ने अपनी रचनाओं में सहज, सरस, सरल, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आया कैसी बात, कैसा लिखना है कि श्यामाचरण जी ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल, सरस, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी साहित्यकार है तो अब ये ऐसा तो है नहीं कोई साहित्यकार केवल एक ही विषय के बारे में लिखेगा, वो हर एक रचनाओं में कई अपना विषय भी चेंज करेगा। तो श्यामाचरण जी क्या करते थे, श्यामाचरण जी हर एक अपनी विषय के अनुसार उनकी भाषा में बदलाव, उन्होंने अपनी भाषा में बदलाव किया। जिस तरह से उन्होंने अपने विषय में बदलाव किए रचना करने के लिए, उसी तरह से उस विषय के अनुरूप उन्होंने अपनी भाषा को भी बदलाव किया। तो अगले शब्दों में क्या लिखोगे कि इन्होंने अपने साहित्य में भिन्न विषयों के अनुसार, हाँ, इन्होंने अपने साहित्य में भिन्न विषयों के अनुसार क्या किया है, भिन्न विषयों के अनुसार अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है। अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है। समझ गए बात को। आप मैं लिखावट जल्दी लिख रहे हैं, मैं लिखावट में मत जाना, हम आपको बोल भी रहे हैं, तो आप हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिए और लिखते जाइए। ठीक है, तो भाषा में आप क्या लिखोगे, सहज, सरल, सरस, खड़ी बोली है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भिन्न विषयों के अनुसार आप लिखोगे, ये अपने
ये अपने भिन्न विषयों के अनुसार अलग अलग भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है। फिर जो इनके जो सांस्कृतिक विषय हैं, है ना, ये इन्होंने क्या किया, अपने सांस्कृतिक विषयों में तत्सम शब्दों का, है ना, तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुतायत, है ना, बहुतायत मात्रा में किया है। समझ रहे हो ना बात को? तो देखिए, जब इन्होंने संस्कृत विषयों की रचना की, संस्कृत भाषा से विषयों की रचना की,